गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च की है, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिनका भी पुराना टॉपिक रह गया है वो एक बार जाके उसको ज़रूर देखें। और अभी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लैम्डोलॉजी। ठीक है, तो अभी तक के जो पुराने टॉपिक थे उसमें कुछ टॉपिक को अगर छोड़ दें तो वैसे सारे फैक्चुअल ही थे, लेकिन ये जो टॉपिक है थोड़ा कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसमें हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है अल निनो, ला निना, इंडियन ओशन डायपोल, इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर दूँ जिससे आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटिट्यूड एज अ क्लाइमेट फैक्टर। मतलब जलवायु कारक के रूप में अक्षांश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अक्षांश कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थानों पर वर्ष भर अधिक प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। अब ये सही है, मतलब आपको थोड़ा बहुत भी अगर इसके बेसिक्स पता है तो जैसे ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो यहाँ पे जो सनलाइट है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसी को हम अपना ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर इसके ऊपर अगर हम जाएँ तो ये हमारा उपोष्ण क्षेत्र है। उपोष्ण क्षेत्र यानी कि टेम्परेट रीजन, यहाँ पे जो सन रेज हैं वो थोड़ी स्लैंटेड जाती हैं, तिरछी रहती हैं, तो ये एरिया कंपेरेटिवली इसके क्या होता है, हल्का ठंडा रहता है। फिर अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सन रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी जाती हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में क्या होते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, अक्षांश में जैसे ही ऊपर बढ़ते जाते हैं तो सन रेज का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, कम होता रहता है। ठीक है, देखिए इतने बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और इसमें आपको देखिए क्या पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणों का कोण अधिक तिरछा होता जाता है, ये भी सही है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, मतलब कि 1 और 2 तो आपका सही होगा। अब 1 और 2 आपका इसमें है और 1 और 2 इसमें, तो मतलब आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ये मतलब मैं ये इसलिए कर रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि बहुत सारे बच्चों को में भी किसी एक स्टेटमेंट में अगर डाउट हो तो वो फिर कैसे इस मेथड से भी ऑप्शन अपना लेके आ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़, जैसे जो लोग बहुत पहले से एग्जाम दे रहे हैं या कोई चीज़ में प्रो हो चुके होंगे, लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको एमसीक्यू सॉल्व करना भी नहीं आता है स्टार्टिंग में, उन्हें लगता है कि हमें जितना पता है हम वही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है ये हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, तो जिन्हें लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत इजी चीज़ है, मैं बार बार बताती रहती हूँ, वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे इसमें। फिर आगे देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, लैटिट्यूड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर वेरिएशन। अक्षांश का तापमान परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो एकदम सरासर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए आप, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद अल निनो ईयर्स। मतलब जब अल निनो आता है तो उसके मतलब उसका क्या इम्पैक्ट देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली आप अल निनो को समझ लीजिए। जैसे ये अगर मैं बनाऊं यहाँ पे अपना क्या पैसिफिक ओशन, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल टाइम में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पेरू करंट फ्लो करता है। ठीक है, पेरू करंट यानी कि पेरू करंट यानी क्या होता है, मतलब अगर मैं करंट की बात कर रही हूँ, वाटर करंट की बात कर रही हूँ, तो क्या है, एक गर्म या ठंडी जल की धारा है एक ओशन में, समुद्र में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। अगर वो गर्म है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ओशन है, उसमें एक रिवर फ्लो कर रही है, तो अगर वो रिवर क्या है, गर्म पानी की, तो उसको हम गर्म जल की धारा बोल रहे हैं, वार्म करंट बोल रहे हैं। और अगर वही रिवर का पानी ठंडा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड करंट बोल रहे हैं या ठंडे जल की धारा बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा पेरू करंट है ये कैसा है, ये कोल्ड करंट है। ठीक है, ये तो हमारी कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ठंडा करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कैसी प्रेशर कंडीशन होगी, जहाँ पे टेम्परेचर आपका कम है वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें इंडिया में मॉनसून भी आपका नॉर्मल रहता है जैसा भी है।
लेकिन जब यहाँ पे कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि 3 से 5 साल के डिफरेंस में ये जो कोल्ड करंट है आपका, ये किससे रिप्लेस हो जाता है? एक वार्म करंट से रिप्लेस हो जाता है, जिसका नाम क्या है? अल नीनो। इस वार्म करंट को ही हम क्या बोल रहे हैं? अल नीनो बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपका वार्म करंट है अल नीनो, इसका हमें देखना है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसे पड़ता है। अब देखिए, जब यहाँ पे ये वार्म करंट डेवलप होगा, तो जब पेरू करंट यानी जो नॉर्मल कोल्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कंडीशन कैसी है? हाई प्रेशर कंडीशन है। जब अल नीनो आएगा तो यही यहाँ पे जो प्रेशर कंडीशन है वो इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि लो प्रेशर आपका डेवलप हो जाएगा। और जो ग्लोबल, पूरे ग्लोब में जो विंड का सर्कुलेशन है वो तो कनेक्टेड है। मतलब विंड तो आपका पॉलिटिकल बैरियर देख के नहीं फ्लो करती है कि मैं अमेरिका में फ्लो करूंगी कि रशिया में फ्लो करूंगी, इस तरह का तो कुछ नहीं होता, वो तो पूरा आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब आपका लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है और लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होगी, तो क्या होगा? वो हाई प्रेशर वाली जो एरिया होगा जहाँ से वो उस मतलब जैसे इंडिया में भी आपके मॉनसून के समय इंडिया में लो प्रेशर वाली कंडीशन रहती है ना, इंडिया के मेन लैंड में, और वो क्या करता है? यहाँ से हाई प्रेशर वाले एरिया से क्या करता है? मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, नमी युक्त हवाएं हाई प्रेशर वाले यानी कि उच्च दाब वाले एरिया से अट्रैक्ट होकर कहाँ आती हैं? इंडिया में आती हैं, और फिर वो रेनफॉल करवाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब जो जितने अमाउंट में आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स को यहाँ अट्रैक्ट होके रेनफॉल करवाना था, वो कुछ मात्रा में तो यहाँ पे भी डाइवर्ट होंगी आपके, है ना? यहाँ पे भी डाइवर्ट होंगी, तो जिस इंटेंसिटी का रेनफॉल आपका नॉर्मली होता आ रहा था अभी तक इंडिया में, वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक आप समझ गए ना कि यहाँ पे लो प्रेशर आपका कंडीशन डेवलप हुई है अल नीनो की वजह से। तो वो जो हाई प्रेशर से जो विंड्स हैं, जिसको अभी तक सिर्फ इंडिया में जो अट्रैक्ट हो रही थी, वो अब डाइवर्ट कहाँ हो रही हैं? इस तरफ भी हो रही हैं, है ना? तो उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अभी जितना पता है उसमें देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। पहला देखिए, लिखा है पश्चिमी प्रशांत महासागर का गर्म होना। अब ये मेरा पूरा बीच में क्या है? पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन है तो इसका ये ईस्ट पोर्शन है कि वेस्ट पोर्शन है? ये बताइए, कौन सा पोर्शन इसका गर्म हो रहा है? जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यानी कि पूर्वी जो प्रशांत महासागर है वो गर्म हो रहा है ना। तो मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए, सही उत्तर का चयन करने में पहला तो आपका गलत है, पहला एलिमिनेट करिए। यहाँ पे भी पहला, यहाँ पे पहला, तो आपका आंसर तो ऐसे भी आ गया 2 और 3। लेकिन बाकी के 2 स्टेटमेंट देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा, हाँ, मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन गर्म हो रहा है, अल नीनो की कंडीशन अगर डेवलप हो रही है साउथ अमेरिका में, आपके पूर्वी प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में, तो जैसा इफेक्ट उसका इंडिया में आएगा, सिमिलर वैसा ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, ड्राई कंडीशन, उसी तरह की लगभग सिमिलर कंडीशन कैसी डेवलप होंगी? इंडिया में भी डेवलप होंगी। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, हाँ, ट्रेड विंड्स यहाँ पे वीकेंड होंगी, तभी तो फिर आपका वो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स है वो कम जा रही है वहाँ पे। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर कुछ आपको स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 और 3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आर करेक्ट? अब ये जो सब उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इससे आपको क्या ध्यान में आ रहा है? कौन सा क्लाइमेटिक फिनोमेना? रिकॉल करिए, जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और सोचिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, जो इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो पंजाब और आपके हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में जो रेनफॉल होती है, जो कि आपकी रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, यानी कि गेहूं हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसकी फसल के मतलब फसल के लिए ये वाली रेनफॉल आपकी फायदेमंद होती है ना। तो ये जो आपका, इतना ध्यान रखिएगा कि जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये किससे रिलेटेड है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप प्रेशर बेल्ट समझ लीजिए कि जैसे हम ये ग्लोबल क्या पढ़ते हैं, हम प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं कई सारे। ठीक है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो हमारे प्रेशर बेल्ट हैं वो सन के माइग्रेशन के साथ थोड़ा नॉर्थवर्ड मूव करते हैं समर में, और विंटर में जब सन का मूवमेंट सदर्न साइड में होता है, तो ये जो प्रेशर बेल्ट हैं ये थोड़े थोड़े कुछ 5-5, 10-10 डिग्री क्या होते हैं, सदर्न साइड में शिफ्ट होते हैं। तो आपकी
जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो सपोज जैसे इंडिया कहाँ है, यहाँ पे, ठीक। तो सपोज वो जेट स्ट्रीम आपकी अभी यहाँ पे फ्लो कर रही है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, लेकिन विंटर में जब ये प्रेशर बेल्ट आपके थोड़े सदर्न साइड में शिफ्ट होंगे तो यही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी अब किसके सामने आ जाएंगी, इंडिया के ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा है जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन आता है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से आपकी रेनफॉल मतलब मॉइस्चर लेके आती है और उस एरिया में क्या करती है, रेनफॉल करती है। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है और थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस आपके मतलब एमपी के नदन पोर्शन में भी दिखता है, लेकिन जितना उस एरिया में दिखता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पर्टिकुलरली उन स्टेट्स में उतना यहाँ नहीं दिखता, पर थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इंडिया में है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपका कनेक्टेड है, तो इसको बस आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, इट ब्लोज साउथ ऑफ द हिमालयाज ड्यूरिंग विंटर। हाँ सही बात है, विंटर में क्या होती है, ये शिफ्ट हो जाती है तो साउथ ऑफ हिमालय मूव करेगी। फिर देखिए इट शिफ्ट नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज ड्यूरिंग समर। अब समर में क्या होगा, समर में सन के नॉर्थवर्ड माइग्रेशन के साथ क्या होता है, प्रेशर बेल्ट हमारे थोड़े नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हैं, तो वो क्या करेगी, हिमालय के नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका 1 और 2 तो सही है, तो ये आपका हट गया, ये हट गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, इट एड्स द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया। हाँ ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो मतलब आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 and 3, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन कोपेन क्लासिफिकेशन द लेटर ए रिफर्स टू। अब बताइए ये कोपेन क्लासिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पहले भी आ चुका है, तो अब मैंने इसका सिर्फ मैंने एक सैंपल लिया है कि आपको कुछ इससे पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी फिर इसमें अलग अलग लेटर्स कौन कौन से क्लाइमेट को शो करते हैं ये आपको पूरा याद करना है। अगर नहीं याद है तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट एक बार उसको देख लीजिए। ऐसे इसका जो आंसर है ये बिल्कुल फैक्चुअल है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। इसका जो आंसर है वो ये है कि जो आपका लेटर ए है ये किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, ठीक है। कोपेन का आपको पता होगा, ये जो अपने क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं इन्होंने मतलब क्लासीफाई किया है, जैसे ए अगर कहीं पे उन्होंने रीजन का नाम दिया है मतलब वो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा आपका, मतलब ज़्यादा होगा, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, और भी बहुत सारे उसमें सब क्लॉजेस हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ऐसे ही कोई रीजन है जिसके कुछ अलग फीचर हैं, इतने मंथ तक में इतने टेम्परेचर आपका एक्सीड करता है, इससे नीचे नहीं जाता, तो फिर उसका अलग क्लासिफिकेशन है। ऐसे कर करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये आप मेजर वाले ध्यान कर लीजिएगा, जिससे अगर कुछ इसमें से टफ भी बने तो आप एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर सकें, लेकिन इसको भूलना नहीं है ये क्वेश्चन क्योंकि आया है, ठीक है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, जैसे ए है आपका तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को शो कर रहा है, फिर आपका जो बी है वो शुष्क क्लाइमेट को, है ना, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया। फिर आपका सी जो है ये शीतोष्ण यानी कि आपका जो टेम्परेट रीजन में जो एरिया लाया करता है, जैसे ब्रिटेन वगैरह का हो गया एरिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सब, ये आपका किस में आता है, उपोष्ण में आता है। फिर आप ऐसे ही आपका डी कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट किसको हम बोलते हैं, जैसे दिल्ली को हम लें तो दिल्ली किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का एग्जाम्पल है। कॉन्टिनेंटल यानी कि जहाँ पे आपका समुद्री हवाओं का यानी कि आपकी लैंड और सी ब्रीज का इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। अगर लैंड और सी ब्रीज का इन्फ्लुएंस हो जाता है यानी कि स्थल समीर और समुद्री समीर का अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्लाइमेट कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वहाँ पे आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, एक्सट्रीम समर होगी, एक्सट्रीम विंटर होगी, ठीक। और इसी तरह से पोलर आपका 66 से ऊपर वाला एरिया जहाँ पे मतलब साल भर आपकी बर्फ जमी रहती है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला एरिया। ऐसे कर करके ये यहाँ पे मैंने ABCD तक का लिख दिया है, लेकिन उसमें कुछ स्मॉल लेटर्स में भी कुछ वेरिएशन है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैं। अब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे यहाँ जो मानसून का सीजन है वो कब आता है, समर के बाद आता है। समर के बाद क्यों ही समर के बाद आता है, ये समर के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे इंडिया का मेन लैंड है तो यहाँ पे कैसी टेम्परेचर कैसा हो जाता है, समर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कंडीशन कैसी हो जाती है, लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है। और इसके कंपेरेटिवली जो यहाँ पे आपका ओशन है,
यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और फिर यही जो नमी युक्त हवाएं हैं ये यहाँ अट्रैक्ट होती हैं इंडिया के मेनलैंड में, और यहाँ पे क्या करती हैं, ये रेनफॉल करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसके बाद आगे देखते हैं वेस्टर्लीज इन द अपर ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसमें इसको भी थोड़ा सा होल्ड में रखते हैं। हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशन एंड लो प्रेशर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हिंद महासागर पर उच्च दबाव, ये आपका हिंद महासागर ही है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उच्च दबाव, हाई प्रेशर। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दबाव। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया। बाकी फिर मतलब देखिए ये जितने भी ऑप्शन है इसमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ कुछ ऑप्शन कैसे मिलेंगे, हल्के फुल्के सिमिलर मिलेंगे, ऐसा लगेगा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो आपको उसमें ऐसा आंसर लेना है जो आपका एकदम एग्जैक्ट सही हो, मतलब जो आपको लग रहा है ये तो सही होगा ही, है ना। तो इसका आंसर आपका भी हो गया। इसमें बाकी ऑप्शन से आपको जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। Consider the following statements. The Bay of Bengal branch of monsoon causes heavy rainfall in the northeast. अब जैसे ये मेरा इंडिया है ना, हम सब का मेरा उसमें, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये जो मानसून आ रहा है इसका नाम क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो इसी से होती है। ठीक है, समर मंथ के बाद ये आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक लाई करता है। तो ये वाली आपकी जो ब्रांच है वो कौन सी है, अरेबियन सी ब्रांच है, अरब सागर वाली ब्रांच है। ठीक, और फिर यहाँ से इसका बाइफर्केशन होता है, और ये वाली जो आपकी ब्रांच है वो कौन सी है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच। तो यही ब्रांच जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली वो जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है उधर रेनफॉल का रीजन बनती है, और आपके नॉर्थ ईस्ट में भी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से रेनफॉल होती है। फिर जो ये थोड़ा सा पोर्शन आपका बच जाता है, यानी कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो आपकी मेनली जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है या जो रेडिएटिंग मानसून है उससे होती है। ठीक है, लौटता मानसून जिसको कहते हैं वो देखेंगे, उसमें आगे भी क्वेश्चन से रिलेटेड। पहला ऑप्शन पढ़िए, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून कॉजेज हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। सही है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ही आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल के लिए। अगर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच की जगह लिखा हो कि अरब सागर की ब्रांच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूर्वोत्तर में भारी वर्षा का कारण बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन सही है, और इसमें आपको ये हमेशा अंडरलाइन करके रखिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला अगर सही हो गया तो आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। आगे देखते हैं, द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। हाँ सही बात है, ये तो बिल्कुल ईजी है, मतलब ये ऑप्शन आपका चला गया। अब थर्ड वाला देख लीजिए, तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। नहीं, तमिलनाडु वाला बस आपका जो एरिया है वो किससे रेनफॉल रिसीव करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। साउथ ईस्ट वाला जो मानसून है वो जैसे यहाँ से आ रहा है तो इधर रेनफॉल करेगा, लेकिन फिर यहाँ से ये ऐसा घूमता है इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाता है, रह जाता है। तो ये वाला बस एरिया आपका जो बच रहा है ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून है वहाँ से रेनफॉल कराता है ना। मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब जैसे अभी यहाँ से गया, फिर इसके बाद जब प्रेशर कंडीशंस कैसी होंगी, रिवर्स होंगी इंडिया में, जैसे ठंडियाँ आने लगेंगी तो कैसा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर, और ओशन में उसके कंपेरेटिवली लो प्रेशर, तो आपके विंड का डायरेक्शन कैसा होगा, बदल जाएगा। तो ये बाकी विंड्स तो आपकी क्या हो रही हैं, लैंड टू लैंड ही मूव कर रही हैं, तो इनके पास मॉइस्चर नहीं है। लेकिन जो आपकी विंड यहाँ से मूव कर रही है वो ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत मॉइस्चर कैरी करती हैं, और फिर ये तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में क्या करती हैं, रेनफॉल करवाती हैं। देखिए नेचर का मतलब, नेचर किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती। मतलब तमिलनाडु को अगर साउथ वेस्ट मानसून से आपके प्रॉपर रेनफॉल नहीं मिल रही है तो कहाँ से मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स मूविंग विंड्स और ओशन करंट्स आर डिफ्लेक्टेड। कोरियोलिस बल के कारण चलती हवाएं, समुद्री धाराएं विक्षोपित हो जाती हैं। ये एक्चुअली डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है।
कि जो कोरियोलिस फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जनरेट होता है, तो वो हवाओं को किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है आपका वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में डिफ्लेक्शन करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। तो देख लेते हैं, टू द लेफ्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर, ये एकदम गलत है, दोनों में अलग अलग है, ये तो आपको ध्यान होगा, तो इसको तो आप सीधे। टू द राइट इन बोथ हेमिस्फीयर, ये भी गलत है, अब सी और डी में कंफ्यूजन होगा। टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यही आपका सही है। डी भी पढ़ लीजिए, टू द लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नहीं ये गलत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। महावत रिफर्स टू, मतलब ये देखिए, ये जैसे जो कुछ स्पेसिफिक टर्म है ये आपको पता होने चाहिए। महावत हो गया, काल बैसाखी हो गया, नॉर्वेस्टर हो गया, आपका चेरी ब्लॉसम हो गया, और मैंगो शावर्स हो गया। मैंगो शावर्स क्योंकि वो केरला वाले एरिया में जो आम की फसल है उसको पकने में वो जो प्री मानसून रेनफॉल है वो हेल्प करती है, इसलिए वजह से उसका नाम मैंगो शावर्स है। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जैसे काल बैसाखी वगैरह हो गए, ये सब आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न आपके ईस्टर्न इंडिया में पूरे देखे जाते हैं। तो इस तरह से हर एक अलग जगह पे कुछ लोकल स्टॉर्म्स हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है, कुछ प्री मानसून है और कुछ थोड़े से अलग है। तो आपको वो स्पेसिफिक टर्म पता होना चाहिए कि कहाँ किस रीजन का है और क्या करता है और किस चीज़ से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें कई वेराइटीज में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैंने डाले। तो देखते हैं क्या लिखा है। महावत रिफर्स टू, राजस्थान में मानसून के दौरान भारी वर्षा, ये गलत है। मानसून के दौरान भारी वर्षा नहीं आएगी। आपका जो विंटर्स के टाइम में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान वाले एरिया में जो पर्टिकुलरली रेनफॉल होता है ना, उसको महावत कहते हैं। देखिए, हिमालय में बर्फबारी, ये भी गलत है। उत्तर पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो होती है उसी को कहते हैं। विंटर रेनफॉल रिसीव्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्पेशली राजस्थान। ठीक, तो स्पेशली राजस्थान में जो आपका विंटर में रेनफॉल हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, महावत बोल रहे हैं। तो उसको मत भूलिएगा, आपके जो भी नोट्स हैं वहाँ पे अगर आपने ये नोट नहीं किया तो उसको भी एड ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a major factor affecting the climate of India? अब इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको क्या इफेक्ट नहीं करता? पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करता है, सही बात है। उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं ये भी करती हैं। ठीक, आपका जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो इफेक्ट करती है ना रेनफॉल को, जो आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं उसको रोक के वहाँ पे रेनफॉल करवाती हैं। फिर समुद्र से दूरी ये भी करती है। जो आपका कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है जिसका एग्जाम्पल दिल्ली है वो हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, आगे और भी करेंगे। फिर आपका ये जो ऑप्शन देखिए बी, अगर यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा होता यानी अक्षांश लिखा होता तो फिर ये भी सही हो जाता, लेकिन लॉन्गिट्यूड का आपके क्लाइमेट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई हिल स्टेशंस आर कूलर देन प्लेन? अब ये तो बेसिक अल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे देखिएगा जो बैंगलोर वगैरह में रहते हैं, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि अभी भी उनको घर में एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि बैंगलोर जो है आपका वो थोड़ा सा प्लेटो रीजन में है। मतलब हम जैसे जैसे सतह से ऊपर उठते जाते हैं, तो जैसे मैं 1 किलोमीटर ऊपर आई हूँ तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। तो हम प्लेन एरिया में हैं तो हमको ज़्यादा गर्मी फील होगी, हम थोड़ा प्लेटो रीजन में आ रहे हैं तो हमको थोड़ी और ठंडक फील होगी। और हम जैसे जैसे हिल स्टेशन में और ऊपर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कंपेरेटिवली और रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, तो मेन एल्टीट्यूड ही रीज़न है, यानी कि ऊंचाई रीज़न है, ऊंचाई। ठीक, तभी देखिए क्यों होता है पहाड़ी स्थान में मैदानी इलाकों की तुलना में ज़्यादा ठंडी, वे ध्रुवों के करीब हैं, उन्हें अधिक वर्षा प्राप्त होती है, नहीं, वे अधिक ऊंचाई पर है। मतलब सीधा सीधा आंसर है, दे आर एट हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक, अब इसमें भी आपको कुछ कुछ चीज़ें ये ध्रुवों के करीब करीब हैं ये सब कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन आपको जो बेसिक है कि क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप उसमें से जो आपका सबसे राइट आंसर हो सकता है वो आपको लेना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू, भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? मतलब अगर इंडिया में अगर हम जब हम हैवी रेनफॉल रीजन पढ़ते हैं, कौन कौन सा एरिया, हम तीन एरिया लगभग पढ़ते हैं, है ना। पहला तो ये वाला रीजन, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। फिर दूसरा आपका ये जो यहाँ पे चेरापूंजी वाला एरिया है, ठीक है,
और तीसरा जो आपका है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैवी रेनफॉल वाला रीजन पड़ता है। और हम जो सदाबहार वन भी पढ़ते हैं वो भी हमें इन्हीं तीनों एरिया में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी रेनफॉल वाले एरिया का ही मतलब फीचर है। ठीक, तो जो आपका वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है, यहाँ पे आपकी मॉइस्चर रिलेंट विंड्स आके, अब क्योंकि जितना उनका मॉइस्चर है वो यहीं पे ज़्यादा मतलब रेनफॉल कर देती हैं। ठीक है, आगे वो बैरियर का काम करता है वेस्टर्न घाट, इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है। फिर आप अगर मेघालय की बात करें, चेरापूंजी की बात करें, वहाँ पे वो तो मतलब सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में वहीं पे दर्ज की गई है। तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि गैरो खासी जयंतिया के नाम से आपकी 3 हिल्स हैं। वो क्या करती हैं, वो फनल इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं, मतलब 3 तरफ से हिल्स हैं और वहाँ पे फिर जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं वो क्या करती हैं, वहीं पे उसको घेर के रखती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा फनल इफेक्ट क्रिएट होता है और वो जो रेनफॉल है वो पूरी इसी रीजन में होती है। ठीक, और फिर बाकी जो आपका जो तीसरा वाला एरिया है ये आपका इक्वेटर से थोड़ा सा करीब है, तो ये इक्वेटोरियल यानी कि जो आपकी विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जो जलवायु है उसके इफेक्ट के कारण यहाँ पे आपकी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखिए क्या रीजन हो सकता है, भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण हिमालय से दूरी नहीं, पश्चिमी विक्षोभ नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट पर दस्तक देती, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स स्ट्राइकिंग वेस्टर्न घाट्स, यही इसका रीजन है। मतलब वेस्टर्न घाट से वो स्ट्राइक करती है और वेस्टर्न घाट्स क्या है आपके कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा कि ईस्टर्न घाट्स आपके क्या है, बीच में कटे फटे से हैं, तो वहाँ पे जो भी विंड वगैरह आती हैं वो अंदर भी चली जाती हैं, है ना। लेकिन वेस्टर्न घाट्स में ऐसा नहीं है और उनकी हाइट भी ज़्यादा है, तो जितना भी मॉइस्चर आ रहा है वो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ कर रहा है, वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप में ही कर दे रहा है उसको, मतलब वो आगे के लिए वो बैरियर का काम करे, फिर जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ला निना's इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अभी अल निनो हमने देखा था, अल निनो क्या है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो आपका ये सदर्न कोस्ट है, मतलब साउथ अमेरिका का ये वाला जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे तो आपका ऐसे भी कोल्ड करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। लेकिन जब आपका अल निनो ईयर आता है 3 से 5 साल में देखा गया है जनरली, कभी कभी 7 साल में, तो वही जो कोल्ड करंट है वो वार्म करंट से रिप्लेस हो जाता है, जिसका नाम क्या है, अल निनो है। इसके अगेंस्ट एक और कंडीशन होती है, जब वाटर आपका अभी नॉर्मल है इससे और ज़्यादा कूल हो जाए, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे ला निना वाली कंडीशन डेवलप होती है। और जैसे अल निनो की वजह से इंडिया में ड्रॉट आता है और वो इंडिया के मानसून को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो मॉइस्चर लेडन विंड्स को अपनी तरफ भी खींच लेता है, तो इंडिया के लिए उतना मॉइस्चर नहीं रह जाता, तो वहाँ पे कम रेनफॉल होती है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस आती है उस सीजन में। लेकिन उसी का रिवर्स होता है किसमें, ला निना में। ला निना के टाइम में इंडिया में मतलब नॉर्मल से मतलब ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, और विंटर्स का भी इससे कनेक्शन है। मतलब जब भी इस साल भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो बहुत सारे जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि क्योंकि ला निना वाला ईयर था, तो इंडिया में जो आपकी विंटर्स पड़ेंगी इस बार और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होगी इस साल, है ना। वो आप नोटिस भी कर रहे होंगे, रायपुर में भी ऐसे ठंडी मतलब इस तरह से तो नहीं पड़ती थी जितनी इस साल पड़ी है। तो देखते हैं इतने बेसिस पे अपन ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत पर ला निना के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन देखिए, इससे बेहतर मानसूनी बारिश के कारण रबी फसल का परिदृश्य बेहतर हुआ है। इट इम्प्रूव द रबी क्रॉप आउटलुक ड्यू टू बेटर मानसून रेंज। अब ला निना की वजह से आपकी मानसूनल जो रेनफॉल है वो तो बेटर होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये रबी क्रॉप को बेटर करता है कि खरीफ क्रॉप को। खरीफ क्रॉप आपकी कौन कौन सी है, ये राइस वाली जिनको आपके वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। रबी वाली जो फसलें हैं उनको तो वाटर की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कम होती है। तो मतलब यहाँ से आपको जिन चीज़ों को मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखना है कि कहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा इट इम्प्रूव द खरीफ क्रॉप आउटलुक ड्यू टू बेटर मानसून रेंज। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसमें भी करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें से गलत के क्या, बी और सी आपका एलिमिनेट हो गया, या तो केवल 2 सही है केवल 3 सही है। दूसरा देख लेते हैं, ला निना कैन लीड टू कोल्डर देन यूजुअल विंटर्स इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सही बात है, वो ने अभी बताया आपको कि जिस साल भी आपका ला निना ईयर विटनेस किया जाता है, तो जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे कंपेरेटिवली नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है।
तो आपका आपका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। लान इन ईयर्स ऑफन कोइंसाइड विद एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस ड्यू टू ड्रॉट। अब यहाँ पे लाइन की जगह बताइए क्या होगा? कौन सा फिनोमिना है ये जिसमें एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस होती है या सूखा पड़ता है इंडिया में? अल निनो। ठीक है, अल निनो की वजह से कम रेनफॉल होगी तो फिर वो खेती में जो भी सूखा वूखा आएगा वो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। लानिना में तो आपकी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ही रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे लानिना है तो ये गलत है। अगर अल निनो होता तो फिर ये सही होता। तो मतलब सिर्फ आपका केवल दो जो है वो राइट आंसर है। ये थोड़ा स्क्रीन से लिखा भी है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सर्दियाँ आर्द्र और गर्मियाँ शुष्क होती हैं। यहाँ मतलब कि सर्दी के मौसम में रेनफॉल होती है, गर्मी के टाइम में नहीं होती है, ये कह रहा है। यहाँ मानसून के लौटने से वर्षा होती है। सर्दियों में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के किस तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए, अभी तक में मैंने कौन सा तट आपको बताया जहाँ पे लौटते हुए मानसून से रेनफॉल हो रही है? कोरोमंडल। ठीक है, तो इसमें आपको तटों के नाम भी ऐसे पता होने चाहिए। वो बाकी वो टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगी। लेकिन जैसे आपका ये जो गुजरात वाला एरिया है ये काठियावाड़ तट है। फिर इसके बाद आप महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया ले लें तो ये आपका क्या है? कोंकण तट है। फिर आप ये कर्नाटका वाला एरिया ले लें तो ये आपका क्या है? कैनरी तट है। फिर इसके बाद केरला वाले एरिया में आ जाए तो ये आपका क्या है? मालाबार तट है। फिर यहाँ पे उड़ीसा वाला जो कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का थोड़ा पार्ट उसको हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। फिर उसके नीचे वाला क्या है हमारा? कोरोमंडल कोस्ट है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज? अब लैंड और सी ब्रीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे ये आपकी लैंड है, इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लिया। अब ये क्या है आपका? ओशन है। ठीक है, तो अगर सपोज ऐसे समझिए ये आपकी लैंड है और ये आपका ओशन है। ठीक है, तो जनरली हमें ऐसे पता है कि लैंड और वाटर में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो लैंड होती है वो जल्दी क्या होती है? गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। वो कैसे होती है जल्दी से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लैंड है, यहाँ पे आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर जा रहा है तो वो इतने से एरिया में पेनिट्रेट होगा। ठीक है, इतने से एरिया में पेनिट्रेट होगा। लेकिन अगर वाटर है, यहाँ पे वही सेम अमाउंट ऑफ हीट जा रही है तो उसका पेनिट्रेशन थोड़ा अंदर तक होगा। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट है, सेम टाइम के लिए मैं दे रही हूँ। और फिर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इन दोनों में से आप दोनों के सरफेस पे हाथ लगाइए तो आपको किसका सरफेस आपको ज्यादा गर्म फील होगा? बताइए, पॉज करिए और दिमाग लगाइए। सेम अमाउंट सेम टाइम की हीट लैंड में भी जा रही है और यहाँ लैंड में भी पड़ रही है और वाटर में भी पड़ रही है। तो बताइए इन दोनों में अगर मैं दोनों के सरफेस को ऐसे हाथ लगाऊं तो इसमें से इन दोनों में से कौन सा किसका सरफेस मेरे को ज्यादा हीट कहाँ पे ज्यादा मेरे को फील होगी? लैंड वाले एरिया में। ठीक है, तो अब जब लैंड वाले एरिया में मुझे हीट फील हो रही है तो यहाँ पे प्रेशर कंडीशन कैसी डेवलप होगी? टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे और ओशन में ही इसके कंपेरेटिवली कैसा प्रेशर होगा आपका? हाई प्रेशर। ठीक है, तो जब हम दिन की बात करते हैं तो दिन में सनलाइट क्योंकि पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है तो जो लैंड है वो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा और यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होगी। ये मैं डे की बात कर रही हूँ। ठीक, लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होगी। और वहीं जो ओशन है वो क्योंकि उसके कंपेरेटिवली गर्म होने में टाइम ज्यादा लगा रहा है और ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगा रहा है तो इसके कंपेरेटिवली ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका प्रेशर कंडीशन कैसा होगा? हाई प्रेशर। तो दिन में कैसा हो जाएगा? लैंड में प्रेशर आपका कम रहेगा, ओशन में ज्यादा रहेगा। तो जो विंड है वो आपकी कैसे फ्लो करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सी ब्रीज बोलेंगे। सी ब्रीज यानी कि समुद्री समीर। समुद्री समीर जो कि समुद्र से क्या कर रही है? स्थल की ओर बह रही है। ठीक, तो ये आपको अगर क्लियर है तो आपको दूसरे वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? नाइट में हो जाएगा। नाइट में क्या होगा? आपके यहाँ पे जो लो प्रेशर कंडीशन है एक इससे चेंज हो जाएगी हाई प्रेशर से, और ओशन में कंपेरेटिवली कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। और फिर जो आपकी लैंड ब्रीज है वो रात में चलेगी कब? लैंड से सी की ओर। ठीक, तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज? डिफरेंसेस इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में अंतर, डिफरेंस इन प्रेशर ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग। सही है, सेकंड ही है। ओशन करंट या रोटेशन ऑफ द अर्थ।
असमान तापमान के कारण दबाव में अंतर। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हमें कुछ डाउट है तब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईटीसीजेड। आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब ऐसे अगर कहीं देखो तो ये आपका 0 डिग्री है, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 5 डिग्री साउथ तक आपका ये आईटीसीजेड वाला एरिया कहा जाता है। इसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। देखते हैं क्या है इसके बारे में। इट इज अ रीजन ऑफ राइजिंग एयर एंड लो प्रेशर, सही है। ये बढ़ती हवा और कम दबाव का क्षेत्र है, सही है। थोड़ा सा ये कुछ चीज़ों में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इट फॉलोज एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सही बात है कि जो जितने भी आपके प्रेशर बेल्ट हैं ये सन के मूवमेंट के साथ ही शिफ्ट होते हैं, ठीक है। इनका जो कनेक्शन है वो सन के मूवमेंट से ही है। इसके पहले भी वो प्रेशर बेल्ट वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने बताया था। आपका सेकंड भी सही है। इट लाइज नियर 30 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द इंडियन समर मानसून, गलत है। इतना भी ऊपर शिफ्ट नहीं होता है। मैंने बोला था कि प्रेशर बेल्ट आपके जो शिफ्ट भी होता है वो 5 से 10 डिग्री मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाता, तो 30 डिग्री तक तो नहीं जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। और देखिए यहाँ पे करेक्ट ही पूछ रहा है। थर्ड वाले को एलिमिनेट करिए, इसको, ये भी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? केवल एक और दो। चौथे वाले को देखने की जरूरत नहीं है। चौथा वाला ऐसे ब्लेंडर स्टेटमेंट, मतलब ये तो आप ऐसे ही गलत कर देंगे। इट कॉजेज साइक्लोन्स इन पोलर रीजन, मतलब पोलर रीजन तक जाने के लिए उसको शिफ्ट भी तो होना चाहिए। मतलब पोलर रीजन में जो आपके साइक्लोन्स आते हैं वो वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज के मिक्सअप से आते हैं, तो उसका तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो 1 and 2 है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंट प्लेनेटरी विंड्स, जैसे यही वाला अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपका, तो ये वाला जो एरिया ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये आपकी ट्रेड विंड्स है, ठीक है। ये आपकी परमानेंट विंड्स है। फिर यहाँ आपकी ऐसे वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं, वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट। फिर यहाँ से आपकी पोलर ईस्टर्लीज आती हैं। तो ये तीन क्या है आपकी परमानेंट विंड्स हैं, परमानेंट प्लेनेटरी विंड्स है। देख लेते हैं आगे। लैंड एंड सी ब्रीज ऑप्शन है, ये आपकी क्या है? लोकल विंड्स का एग्जांपल है, लैंड और सी ब्रीज। मॉनसूनल विंड्स भी आपकी सीजनल विंड है। फिर थर्ड देखिए ऑप्शन, यही आपका सही है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, यानी कि व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जेट स्ट्रीम तो ऐसी वाले में हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम, ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे भी मैंने बनाया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये, ठीक, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इसमें ट्रेड विंड का आपको डायरेक्शन पता होगा, ये ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक। ये देखिए मैंने सही से बहुत नहीं बनाया पर कहीं कहीं पे सही बना है। तो क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक। इसी तरह से अगर किसी भी विंड का पूछे, वेस्टर्लीज का पूछे, पोलर ईस्टर्लीज का पूछे, तो आपको थोड़ा बहुत भी डायग्राम ध्यान में है तो आप वो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्या है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्लीज आर मोस्ट स्ट्रांगली डेवलप्ड बिटवीन, कहां पे डेवलप होगी वेस्टर्लीज? बताइए। मतलब 0 डिग्री से तो आपका 30 डिग्री तक ट्रेड विंड वाला जोन है। फिर 30 से 60, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे अगर देखें ओवरऑल, मतलब राउंड ऑफ करके मैं बता रही हूँ, 30 से 60 वाला क्या है आपका? वेस्टर्ली वाला जोन है। फिर 60 से 90 वाला पोलर ईस्टर्ली वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, ये सब पता होना चाहिए। फिर देखिए, ड्यूरिंग विंटर्स इन इंडिया द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब देखिए इसमें से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। शिफ्ट नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, नहीं, जो विंटर के टाइम में जो अपनी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी कि उपोष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो क्या करती है? हिमालय के साउथ में शिफ्ट होती है। तो ये आपका पहला गलत हो गया।
रिमेन साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड अफेक्ट इंडियन वेदर, ये आपका सही हो सकता है। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्लीटली डिस्पेयर्स नहीं। वीकेंड्स एंड मर्जेस विद द मानसून, ये भी गलत है। तो आपका जो सबसे सही इसमें दिख रहा है वो क्या है? ऑप्शन बी, हिमालय के दक्षिण में रहता है और भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फॉर्म में, है ना। मेडिटेरियन सी से वो मॉइस्चर कैरी करता है और फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आता है पश्चिमी विक्षोभ के, और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे रेनफॉल कराता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसमें? आपका पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, फिर अभी हमने महावत पढ़ा था। महावत क्या है? वही जो विंटर रेनफॉल आपका राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना टेलीग्राम पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया। ITCZ shift towards southwards and hence northeast trade winds begin to cross equator। हमारे यहाँ मॉनसून कब आता है? समर के बाद आता है। तो जो आपका ITCZ है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया के केस में। तो जब साउथ वर्ड शिफ्ट कर रहा है मतलब आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत होगा। तो दूसरा देखिए, संपूर्ण दक्षिण भारत में उच्च दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर इंटायर साउथ इंडिया। अब देखिए, ये आपका मतलब ऑनसेट ऑफ मॉनसून से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है, पर ये दोनों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड लग रहे हैं? थोड़ा सा पॉज करके सोचिए। बोल रहा है कि ITC से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इसलिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपकी ट्रेड विंड्स है वो क्या करती हैं? भूमध्य रेखा को पार करने लगती हैं और संपूर्ण भारत में उच्च दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। ये आपका रिट्रीटिंग मानसून के बारे में ये जो दोनों फीचर है वो बता रहा है। मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है ना, ये दोनों स्टेटमेंट उसके बारे में। ये ऑन सेट ऑफ मानसून के बारे में नहीं है, जब मानसून आपका जाने लगता है उसके बारे में ये चीजें बता रहे हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो उससे रिलेटेड है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से। और ये पूछ क्या रहा है? साउथ वेस्ट मानसून वाली चीज पूछ रहा है। तो इसमें से आपका क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? कोई नहीं, है ना, नन। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून को इसमें से क्या डेवलप नहीं करता? तिब्बती पठार का गर्म होना करता है तभी तो हमारे यहाँ लो प्रेशर वाली कंडीशन डेवलप होती है। जट स्ट्रीम जट धाराएं करती हैं मानसून को इफेक्ट करती हैं, जट धाराएं आपकी, है ना। तभी तो अभी जो हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पढ़े थे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण बनती है, रेनफॉल करवाती है ना। फिर देखिए, इंडियन ओशन डायपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव, ये भी करता है। इंडियन ओशन डायपोल जिनको नहीं पता है तो समझ लीजिए, जैसे ये हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ठीक, और ये आपका क्या है? ईस्टर्न इंडियन ओशन है। तो अगर आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन क्या होगा? इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है मतलब ये वार्म है, ठीक है। ये कैसा है? वार्म है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है तो, और इसका इसका जब यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे कम होगा, तो ये आपकी कंडीशन कैसी है? पॉजिटिव आईओडी की है। इसको हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है मतलब अगर यहाँ का टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो फिर ये जो हाई प्रेशर वाले एरिया से जो आपकी विंड आ रही है उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर यही वाली सिचुएशन आपकी अल नीनो वाले ईयर में हो गई है, मतलब अल नीनो वाला ईयर है और सपोज यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी डेवलप हो गया है, मतलब कि जो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन है वहां पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो ये उसको थोड़ा बहुत काउंटर करने में अल नीनो के इफेक्ट को क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। और वहीं अगर नेगेटिव आईओडी है मतलब यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? कम है। टेम्परेचर अगर कम है मतलब यहाँ पे आपका हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो वो कैसे मतलब अट्रैक्ट करेगा मतलब हाई प्रेशर वाली विंड को? यहाँ पे तो आपका लो प्रेशर होना चाहिए ना, तब तो वो हाई प्रेशर वाले एरिया से विंड को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इंडियन ओशन डायपोल से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आगे इससे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो मतलब 3 तो हो गए, तो फिर चौथा ही आपका है जो आंसर आ रहा है ये नहीं होगा। मेडिटेरेनियन सी सरफेस टेम्परेचर, इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका जो आता है वो मेडिटेरेनियन सी से ही मॉइस्चर को लेके आता है, लेकिन उसके सी सरफेस टेम्परेचर का बहुत ज्यादा कोई ऐसा रोल नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ये क्या करता है? इसको प्रभावित नहीं करता है।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मॉनसून रेनफॉल। अनियमित और असमान, सही बात है, कहीं पे आपकी अनियमित रेनफॉल है, कहीं असमान है, मतलब वेस्टर्न स्लोप अगर देखें वेस्टर्न घाट का तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है ना। फिर प्रकृति में पर्वतीय है, मतलब कि ओरोग्राफिक इन नेचर है, मतलब जो हमको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है वही वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, मतलब पर्वत के सारे हवाएं अपनी ऊपर उठती हैं फिर कंडेंसेशन करती है, रेनफॉल करती हैं। सेकंड भी सही है। सीजनल कंसेंट्रेशन, हाँ सीजन टू सीजन वेरी करता है, जैसे अगर साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो जून से सितंबर तक आएगा और कुछ एरिया में रेनफॉल करेगा, और अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो वो आपका सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल करेगा, तो सीजनल वेरिएशन है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आपका, वो सिर्फ विंटर में आएगा। फिर देखिए उच्च परिवर्तनशीलता, हाई वेरिएबिलिटी, मतलब वेरिएशन होता रहता है। अल निनो लानिना वाला ही हम इतना डिस्कस किए, जब अल निनो आएगा तो आपकी रेनफॉल बहुत कम होगी, लानिना आएगा तो बहुत एक्सेस में रेनफॉल होगी, है ना। नॉर्मल मानसून रहेगा तो नॉर्मल रहेगी, तो मतलब वेरिएशन होता रहता है। तो ये चारों है वो भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो पता ही होगा सबको, द अराइवल ऑफ मॉनसून इन केरला इज यूजुअली अराउंड, ये क्या होता है आपका 1 जून में आता है। अब ये क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस ये था कि आपके एनसीईआरटी में तो 1 जून लिखा है, लेकिन जब भी जैसे इस साल जो है आपका मॉनसून क्या हुआ है, जल्दी आया है ना। लेकिन ये जो डेट लिखी है 1 जून, ये अराउंड वाली डेट है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 जून को आना है तो 1 जून को ही आ जाएगा, मतलब लगभग लगभग उसी के आसपास आता है। तो एनसीईआरटी में ये चीज चेंज नहीं हुई, तो आपको यही लेना है। ऐसे आप अंडमान निकोबार की कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे 30 मई की डेट है, मुंबई की बात करें तो वहाँ पे 10 जून की है। तो मेजर मेजर डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि कुछ मेजर सिटीज है जिनके बारे में एनसीईआरटी में लिखा है वहाँ पे किस डेट में मानसून का ऑनसेट होता है। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई तरह के वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट में, तो ये सब चीजें चेंज होती रहती है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अभी भी हम इसी डेट को कंसिडर करते हैं। ठीक, जैसे कभी अल्नो वाला ईयर है तो फिर वही आपकी 1 जून की डेट जो केरला वाली है ये आपकी शिफ्ट 10 जून को हो जाती है ना। और इस साल वो थोड़ा सा पहले ही हो गया, पर ऑन एन एवरेज हम जो डेट लेके चलते हैं वो आपको मेजर मेजर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की कौन सी शाखा भारत के उत्तर पश्चिमी भागों जैसे दिल्ली पंजाब में वर्षा का कारण बनती है। यहाँ से आपको कुछ रेनफॉल होता है जो यहाँ पे रेनफॉल कर देता है, तो यहाँ पे आपके अरावलीज है, यहाँ से भी कुछ निकल के आपका रेनफॉल करता है ये हिमालय के इस पोर्शन में, और कुछ पोर्शन आपका यहाँ से जाता है, और मतलब कुछ जो आपकी ये क्या है अरेबियन सी वाली ब्रांच है, ये क्या है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है। ठीक, अब बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल करती है, फिर जैसे जैसे वो अंदर एंटर करती जाती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन अगर हम भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है आपकी वो मेजरली किससे होती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। रिट्रीटिंग मानसून से तो नहीं होगी, उत्तर पूर्वी शाखा से सिर्फ आपकी कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होती है। अरब सागर शाखा से थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल जो ब्रांच है इस वाले एरिया के लिए वो कौन सी है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉर्वेस्टर्स आर अ टाइप ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान चक्रवाती तूफान, मानसून पूर्व स्थानीय तूफान, मानसून के बाद की वर्षा, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा। तो जो आपके नॉर्वेस्टर से क्या है, प्री मानसून रेनफॉल का एक एग्जाम्पल है मानसून पूर्व स्थानीय तूफान, मतलब प्री मानसून जो लोकल थंडर स्टॉर्म आते हैं, थंडर स्टॉर्म मतलब जहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, कभी कभी एकदम आंधी तूफान के साथ जो रेनफॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं। और ये आपका जनरली ईस्टर्न इंडिया में, ये वाला ईस्टर्न इंडिया में जो रेनफॉल होती है ना उस टाइम पे मानसून के पहले, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। इसी को काल बैसाखी स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, प्री मानसून लोकल थंडर स्टॉर्म। ठीक है, इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन है आगे देखेंगे हम। देखिए आ ही गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखिए, नॉर्वेस्टर्स आर आल्सो नोन एज बारडोली चीरा इन गुजरात। नॉर्वेस्टर्स आपके प्री मानसून रेनफॉल है और इसको बारडोली चीरा कहते हैं, लेकिन गुजरात में नहीं कहते हैं, इसको असम में कहते हैं ये। ठीक, असम में कहते हैं। तो आपका सही कौन सा है पूछ रहा है, तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा,
वन तो आपका गलत है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, मतलब इनमें से कोई सी नहीं होगा, या 2 और 3 दोनों सही होंगे। 2 और 3 को देखना पड़ेगा हमें। नॉर्वेस्टर्स आर कॉमनली एक्सपीरियंस इन ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। सही है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो गया। नॉर्वेस्टर्स आर बेनिफिशियल फॉर टी, जूट, राइस एक्सेट्रा। हाँ, मतलब ईस्टर्न इंडिया आपका यही सारी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें राइस की मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और ये आपकी तीनों जो क्रॉप्स हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो ये वहां से आप लगा सकते हैं कि उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। टी के लिए, जूट के लिए, राइस के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसी क्रॉप्स का नाम लिखा होता है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं होता ना, वो फिर उस क्रॉप को खराब कर देता है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा विंटर्स में कहीं कहीं पे ओले पड़ जाते हैं, या बहुत ज्यादा कभी कभी रेनफॉल हो जाती है, तो फिर जो जो भी आपके फैमिली में वगैरह में अगर कोई खेती किसानी करता होगा, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि यार इस साल तो भारी नुकसान हो गया, मतलब उस क्रॉप को उतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर वहां पे अगर ज्यादा रेनफॉल हो गई है तो फिर वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली। ये वाला आपका गलत है, इसको गुजरात में नहीं असम में कहते हैं कारबेली चूड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज करेक्टली मैच, इनमें से क्या है जो आपका करेक्टली मैच है। काल बैसाखी आपका वेस्ट बंगाल में कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए मैंगो शावर्स केरला में, कि मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक जगह बताई थी कि केरला में जो आम की फसल पकने में ये प्री मानसून रेनफॉल है वो हेल्पफुल होते हैं, इस वजह से उसको मैंगो शावर्स कहाँ कहते हैं। और उसके आसपास वाले रीजन में भी, सदर्न कर्नाटका का वो कासरगोड वाला एरिया भी आप ले सकते हैं। फिर देखिए चेरी ब्लॉसम शावर्स, ये जो कॉफी का कल्टीवेशन है उसके लिए मेनली कौन सा हमारा स्टेट अभी फेमस है, कर्नाटका। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम शावर्स इसको कहाँ कहाँ कहते हैं, कर्नाटका में कहते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। थर्ड एलिमिनेट होगा तो आपके 2 ही बचेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको दूसरा वाला नहीं भी पता है, ठीक है, जब भी आप 50-50 में आए तो हमेशा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे सारे क्वेश्चन आएंगे तभी मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, तो ऐसे करके आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत कम रहेंगे। और जितने भी लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, आप सबका एक मेजर एक पैटर्न होता है, आपने देखा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी 50-50 में फंसे तो कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही करें, उसको छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज लोएस्ट है। वर्षा का भिन्नता गुणांक सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे मतलब रेनफॉल की वेरिएशन जो है वो बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे अगर ज्यादा रेनफॉल हर साल हो रही है तो हर साल ही होगी, है ना। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका हाईएस्ट कहाँ पे होगा, ऐसे एरिया में होगा हाईएस्ट जहाँ पे आपकी रेनफॉल बहुत इरेटिक होती है, मतलब आज हो गई तो फिर कल नहीं होगी, जैसे राजस्थान वाला है, या कभी कभी दिखती है वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम बिल्कुल ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाएगी, कभी थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाएगी, और कभी ऐसा टाइम आएगा कि मतलब वहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में भी फ्लड जैसी कंडीशन देखी गई है। ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल है वो सबसे कम कहाँ पे होगा आपके बताइए, बुंदेलखंड, पंजाब, पश्चिमी घाट, पश्चिमी राजस्थान, कौन से एरिया में इंडिया का पड़े हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट वाला एरिया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो लिखा है वो पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएबिलिटी, द कोएफिशिएंट ऑफ रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब हाईएस्ट कहाँ पे होगा, हाईएस्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा इरेटिक रेनफॉल है। मैंने अभी राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक, वेस्टर्न राजस्थान आपको समझ में आ रहा होगा, ये जैसे आपका अरावली है, अरावली का डायरेक्शन कैसा है, आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है, और आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है ये भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये क्या करता है, अरावली के पैरेलल निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स है वो जा ही नहीं पाती, तो इस वजह से ये वाला एरिया जो है वो बहुत कम रेनफॉल करता है। फिर यहाँ से जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जाती है, ये भी यहाँ तक जाते जाते अपनी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देती है, मतलब इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, तो वो भी मतलब उस तरफ तो नहीं जा पाता रेनफॉल कराने, इसीलिए ये वाला रीजन आपका मारवाड़ कहलाता है। मतलब ये वाला रीजन आपका मारवाड़ है, और ये वाला क्या है इधर का मेवाड़ है। इसीलिए आपने देखा होगा जो मारवाड़ीज हैं वो स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग वाले बिजनेस में आपको एक्टिव, मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी है मारवाड़ी, क्यों है, क्योंकि उनके यहाँ तो मतलब एग्रीकल्चर किसी ने फुस्तों से नहीं की, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पर इस वाले रीजन में तो रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती थी, है ना। इसलिए मारवाड़ीज आपको पूरे इंडिया में आपको फैले हुए दिखेंगे, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में जैसे जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो हमने तो सबसे पहले कल्टीवेशन से ही शुरू किया था ना, पर
इन्हें वो मौका नहीं मिला। ऐसे कर करके पूरे वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो कुछ कम्युनिटीज है, लेकिन हम इंडिया के बारे में अगर बात करें तो मारवाड़ी का मारवाड़ी होने के पीछे जो रीजन है वो ज्योग्राफिकल है थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पॉजिटिव आईओडी में काउंटरैक्ट, अभी देखिए आईओडी वाला क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। ये आपका इंडियन ओशन है ये आपका, और अगर यहाँ का टेम्परेचर आपका क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपका पॉजिटिव आईओडी है। और अगर टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा वेस्टर्न इंडियन ओशन का, तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आईओडी हो जाएगा, अगर इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर पॉजिटिव आईओडी है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, तो कभी अगर एल निनो वाला ईयर है तो उसको काउंटर करने में ये आपका पॉजिटिव आईओडी हेल्प करता है, क्योंकि वो जो लो प्रेशर कंडीशन है वो यहाँ पे डेवलप कर देता है ना। मतलब जो इंटेंस लो प्रेशर चाहिए, और फिर वो मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी से हाई प्रेशर वाले एरिया से मॉइस्चर लेडन विंड्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। पॉजिटिव आईओडी में काउंटरएक्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एल निनो ऑन इंडियन मॉनसून। सकारात्मक आईओडी भारतीय मानसून पर एल निनो के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। सही है बिल्कुल। फिर देखिए आईओडी की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है, गलत है, ये इंडियन ओशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है, पूछ रहा है ना, तो बी आपका गलत। तो आपका ऐसे भी आंसर आ गया केवल एक पर। थर्ड वाला देख लेते हैं। नेगेटिव आईओडी इनहेंसेस रेनफॉल ओवर इंडिया। नहीं, जो पॉजिटिव आईओडी होता है वो भारत में वर्षा को बढ़ाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो उसको ध्यान रखिएगा, ये इंडियन ओशन का ही कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली इंडियन ओशन डायपोल के बारे में हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं। तो अगर पॉजिटिव आईओडी है मतलब वो इंडिया के लिए कुछ बेनिफिशियल कर रहा होगा, है ना। यहाँ से भी इसको आप याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव आईओडी मतलब इंडिया के लिए वो अच्छा कर रहा है। तो इंडिया के लिए अच्छा कब होगा, जब रेनफॉल ज्यादा होगी कि कम होगी, तो मतलब रेनफॉल अगर इनहेंस कर रहा है तभी वो इंडिया के लिए अच्छा है। तो यहाँ से उसको ध्यान कर लीजिएगा, अगर अभी आपको टाइम कम लग रहा है और आप कंसेप्ट अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो पॉजिटिव आईओडी आपका वो क्या करता है, रेनफॉल को इनहेंस करता है इंडिया में। तो यहाँ से आपका ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्लाइमेटोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन कहीं अगर आपको डाउट है, अब क्योंकि देखिए आपका भी एग्जाम पास है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं रखें, तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो बिल्कुल भी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप हो गई हों, लेकिन ऐसे हमारी कोशिश यही है कि अगर हम कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो फिर उसमें से आपसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भले नहीं आए, लेकिन जो भी आपका पूरा टॉपिक है वो आपका यहाँ से कवर हो जाए, मतलब आपको फिर से उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ चीजें जो रिवाइज करनी है, जैसे कोपन क्लासिफिकेशन वाला हो गया, वो मैंने आपको बोल दिया कि आप अलग से कर लीजिए। अब मैं कोपन की क्लासिफिकेशन से ही 10 क्वेश्चन बना देती तो फिर वो भी आपके साथ फैलावे जैसी चीज हो जाएगी, है ना। तो कुछ अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हैं कमेंट करने के लिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है।